ਦੋਸਤੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਚੈਨਲ ਰਿਤੇਸ਼ लखी अनप्लग्ड उत्ते मेरी आज दी ये वीडियो रिपोर्ट हिंदी में होएगी। हिंदी में इस वीडियो रिपोर्ट को बनाने का एक बड़ा कारण है क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो रिपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। भारत और हिंदुस्तान में बहुत ऐसे लोग हैं जो पंजाबी नहीं समझ सकते, सो वो भी सरलता के साथ इस वीडियो में जो मैं बात करना चाहता हूं उसको समझ सकें, इसलिए मैं इस वीडियो रिपोर्ट को हिंदी में बना रहा हूं। और ये वीडियो रिपोर्ट कुछ ऐसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स पर केंद्रित रहने वाली है जो बहुत पॉपुलर हैं और भारत में जिस तरीके से उनके वीडियोस को लिया जाता है, रिस्पॉन्ड किया जाता है, वो एक बहुत ही शानदार तरीके से काम भी कर रहे हैं और उनके काम को सराहा भी गया है। लेकिन यूजुअली मैं किसी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपने इस माध्यम से बात करना नहीं चाहता हूं और ना ही इस विषय पर बात करना चाहता था। और कई महीनों से लगातार मैंने अपने आप को रोका भी, चाहा भी कि इस वीडियो पर और किसी व्यक्तिगत स्तर पर मैं किसी भी ऐसे कंटेंट क्रिएटर पर आधारित कोई वीडियो कभी ना बनाऊं। लेकिन आज इस वीडियो को बनाने की जरूरत इसलिए महसूस हुई है क्योंकि भारतीय जांच एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों, विदेशों में कार्यरत भारत के जासूस कह लें या उनको एजेंट्स कह लें, उनके संदर्भ में कुछ ऐसे क्लेम्स, कुछ ऐसे दावे पिछले कुछ हफ्तों से लगातार किए जा रहे हैं। ऐसी बहुत सी जानकारियां और बातें इन लोगों ने अपने मंचों से शेयर की जो कि अधिकृत रूप से किसी विश्वसनीय सूत्र से नहीं प्राप्त हुई। खुफिया एजेंसियों के तथाकथित ऑपरेशंस जो कि विदेशी धरतियों पर कुछ आपराधिक वारदातों में मारे गए लोगों के संदर्भ में, जो कि खालिस्तान की विचारधारा से जुड़े हुए थे, खालिस्तानी लीडर थे, इन लोगों ने उसको इस तरीके से दर्शाने की कोशिश की। इन बातों पर मुझे बात करने की जरूरत आप सोचेंगे क्यों महसूस हो रही है, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको बता दूं कि मैं खालिस्तान का हिमायती नहीं हूं, मैं खालिस्तान का क्रिटिक हूं। मैं खालिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ उस तरीके से इत्तेफाक नहीं रखता जिस तरीके से बहुत खालिस्तान के हिमायती रख सकते हो सकते हैं। लेकिन मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा है कि जो पंजाब की राजनीति और पंजाब के इतिहास को नहीं जानते हैं, जिनके लिए खालिस्तान का कॉन्सेप्ट 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार से कुछ साल पहले और कुछ साल के बाद शुरू होने और अब तक चलने वाला कॉन्सेप्ट है, ट्रेंड है, रुझान है, उन लोगों से और उन लोगों की सीमित जानकारी के चलते हुए खालिस्तान के कॉन्सेप्ट को समझना मैं मुनासिब नहीं समझता। क्योंकि मेरे इस चैनल पर भी खालिस्तान की बात ना करें और अगर एक सिख स्टेट की बात करें, एक ऐसी सिख बफर स्टेट की बात करें जिसका वायदा या कह सकते हैं कि जिसके बारे में कई किस्म के भरोसे 1947 और 1950 के उन दौर में, उन वक्तों में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार पटेल द्वारा सिख समुदाय को दिए गए। वो सिख समुदाय जिन्होंने पाकिस्तान में ना जाकर या पाकिस्तान के साथ ना रहकर भारत के साथ रहना उस वक्त मुनासिब समझा। अगर उस वायदा खिलाफी की बात को, उस संदर्भ को अगर हम नहीं समझ सकते तो हमें खालिस्तान या खालिस्तानियों के बारे में बात करने का हक नहीं है। हाँ, खालिस्तानी ऐसे एलिमेंट जो कि अपराध की बात करते हैं, जो कि हिंसा की बात करते हैं, उनका मैं हमेशा क्रिटिक रहा हूं और हम हमेशा क्रिटिक रहेंगे। किसी भी वायलेंट मूवमेंट की कोई भी गुंजाइश नहीं इस समाज में होनी चाहिए। इस चीज का मैं एक मजबूत पक्षधर हूं और इस बाबत सिर्फ बातें अपने यूट्यूब चैनल्स पर ही नहीं करता, बल्कि मैंने उन खालिस्तानी नेताओं से, चाहे वो सिमरनजीत सिंह मान हो, चाहे गुरपतवंत पन्नू हो, ये बातें मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछी हैं। सो मुद्दा खालिस्तान और खालिस्तानियों को जलील करने का नहीं है जिस तरीके से कुछ इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। इसमें मैं दो लोगों का विशेष तौर पर जिक्र करूंगा। हालांकि ऐसे 1.5-2 दर्जन इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि मुझे नहीं लगता इनको रसद कहां से मिलती है, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि इनमें से कई इन इन्फ्लुएंसर्स को भारतीय एजेंसियों और भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही आला दर्जे की सुरक्षा दी गई है। और जाहिरी तौर पर जिस तरीके से भड़काऊ ये लोग बयान देते हैं, भड़काऊ वीडियोस बनाते हैं, तो इनको सुरक्षा की जरूरत भी है। क्योंकि एक सीधा साधा व्यक्ति जिसकी खालिस्तान की विचारधारा से कोई लेना देना ना हो, जिस तरीके का पॉइजनस, जहरीला ये लोग नैरेटिव बना रहे हैं, उसको सुनकर किसी को भी गुस्सा आ सकता है। सो ये जो एक मेजर गौरव आर्या नाम से रिटायर्ड एक मेजर हैं, जिनका एक चैनल चाणक्य डायलॉग्स, जो कि पहले शायद थोड़ी बहुत तर्कसंगत बात किया करता था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से इनके जो वीडियोस आ रहे हैं, जिस तरीके से ये खालिस्तानियों का या खालिस्तानी शब्द का जिस संदर्भ में प्रयोग कर रहे हैं और जिस तरीके से बहुत बड़े बड़े दावे कर कर भारतीय एजेंसियों के इन तथाकथित ऑपरेशंस को इस कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि भारतीय एजेंसियों के जिन एजेंसियों की बात कर रहे हैं, ये रॉ की, आईबी की, मिलिट्री इंटेलिजेंस की, एनआईए की बात कर रहे हो सकते हैं, कुछ ऐसे और भी विंग्स हैं जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स के रूप में अपने जो एलिमेंट्स होते हैं, अंसर होते हैं, उनको विदेशों में सक्रिय रखते हैं। स्पियोनाज और जासूसी की जो कार्रवाइयों में भारत की खुफिया एजेंसियां लगातार लगी रहती हैं। ये उनका धर्म है, ये उनकी जिम्मेवारी है, ड्यूटी है। लेकिन आई एम श्योर कि वो लोग भी
इन ऑपरेशंस को लेकर इतने कॉन्फिडेंस में नहीं होंगे और ना ही इतनी शेखियां बगार रहे होंगे जितना कि ये कुछ यूट्यूब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। मुद्दा सिर्फ यहां तक नहीं रुकता कि ये लोग एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, तो ठीक है, देशभक्ति का नैरेटिव आपको अगर बिल्ड करना है, खालिस्तानियों को आपने डिस्क्रेडिट करना है, आप बखूबी कीजिए, आपको इस चीज से कोई नहीं रोकता। लेकिन जब आप क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स, माफिया, अंडरवर्ल्ड और अपराध जगत को भारत की एजेंसियों से जोड़कर विदेशी धरतियों पर हो रही आपराधिक कार्रवाइयों के बारे में इतनी बड़ी दावे करते हैं, इतनी बड़ी शेखियां बगाड़ते हैं, मैं हैरान हूं कि भारतीय एजेंसियां और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इन लोगों के इन वीडियोस पर कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। अपने वीडियोस में चाहे मेजर गौरव आर्या हो, चाहे एक पवनीत सिंह नाम के जनाब हैं जिनके वीडियो काफी पॉपुलर हो रहे हैं, और लगातार ये जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो अवतार सिंह खांडा की कैंसर से यूके में मौत हो, पाकिस्तान में परमजीत सिंह पंजवड़ की मौत हो या हत्या जो कि हुई पाकिस्तान में, पहले भी हैप्पी पीएचडी की मौत हो चुकी है। कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि हरविंदर रिंदा की मौत की खबर पाकिस्तान से बखूबी चला दी गई थी। चैनलों ने छातियों को ठोक ठोक कर दावे किए थे और वही चैनल बाद में 2 महीने 3 महीने बाद हरविंदर रिंदा को जिंदा दिखाकर उसकी इंटरव्यू करते हुए नजर आ रहे थे। तो इस तरीके के जो नैरेटिव और जो प्लांट्स किए जाते हैं, करवाए जाते हैं, या ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुद ही इतने सेल्फ मोटिवेटेड हैं कि विदेशों में कहीं भी कोई घटना घटती है तो हर घटना के पीछे भारतीय एजेंसियों की भूमिका को ये एट्रीब्यूट कर देते हैं। सवाल ये है कि इनके पास ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है और ये इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में लाने का अगर ये भारतीय एजेंसियों के कॉवर्ट ऑपरेशंस हों भी तो भी इन लोगों को क्या हक है। और सबसे बड़ी आपत्ति तो तब होती है कि जब आप अंडरवर्ल्ड माफिया को भारतीय खुफिया एजेंसीज के साथ जोड़कर उनका तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं। अब मैं मेजर गौरव आर्या जो कि लगातार वीडियो बनाते आ रहे हैं और उनके वीडियो के कंटेंट से मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो आज़ाद हैं। भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तौर पर आप आज़ाद हैं। वो एक अलग बात है कि पंजाब में अगर इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करने की कोशिश कोई यूट्यूबर और कोई ट्विटर पर पत्रकार करता है तो उसका यूट्यूब ब्लॉक कर दिया जाता है, उसका ट्विटर ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन देश में बैठकर जहर जो लोग उगल रहे हैं किसी समुदाय के खिलाफ या किसी ऐसी मूवमेंट का हवाला देकर एक समुदाय को लगातार टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। हैरानी की बात है कि भारतीय जांच एजेंसियों के साथ जिन बातों को एट्रीब्यूट किया जा रहा है जो कि टोटली बेसलेस बातें भी हो सकती हैं, और सबसे बड़ी बात है कितनी गैर जिम्मेदाराना बात है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मेजर गौरव आर्या के बारे में बात करना चाहूंगा। इन्होंने अपने 2 वीडियोस बनाए क्योंकि इनकी मैं कुछ वीडियोस देख चुका था पहले ठीक काम किया करते थे, लेकिन ऑफ लेट टोटली ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में गौरव आर्या का दावा यह है अपने एक वीडियो में जो कि आज से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने रिलीज किया कि खालिस्तानी लॉरेंस बिश्नोई से बहुत डरते हैं। अब ये अपने आप में हैरान कर देने वाला खुलासा था जो कि मुझे लगता है कि दुनिया में सिर्फ गौरव आर्या को ही पता था और किसी को नहीं पता था, इंक्लूडिंग शायद लॉरेंस बिश्नोई को भी नहीं पता था कि खालिस्तानी उनसे कितना डरते हैं। अब हैरानी की बात है कि जिन जांच एजेंसियों का महिमा मंडन करने में गौरव आर्या साहब जुटे हुए हैं, चाहे वो रॉ हो, आईबी हो, एनआईए हो, कोई भी एजेंसी हो, उन एजेंसियों द्वारा अपनी चार्जशीट जो मार्च के महीने में लॉरेंस बिश्नोई और उसके तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा गुर्गों, गैंगस्टर, क्रिमिनल्स के खिलाफ दायर की गई, उस चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई को प्रो खालिस्तानी बताया गया। और मेरी इस यूट्यूब चैनल पर मार्च के महीने की वो वीडियोस अभी भी पड़ी हैं। कुछ हफ्ते पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें कि सवाल ये खड़ा किया गया, जो कि नेशनल मीडिया कुछ हफ्ते पहले इस चीज को बता रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई के खालिस्तानी और प्रो खालिस्तानी आउटफिट से संपर्क हैं। ये चीज मार्च का वाकया था। सो एनआईए अपनी चार्जशीट में, ये कोई एफआईआर नहीं है, ये कोई दोषारोपण नहीं है, ये अदालत में दायर की गई चार्जशीट में, उसमें लॉरेंस बिश्नोई को प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ बताती है, जो कि कुछ हद तक नहीं, काफी हद तक इसलिए ठीक उसको माना जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का जो क्रिमिनल नेक्सस है, वो जिस तरीके से हथियार प्रोक्योर कर रहा है, उनके हथियार हरविंदर रिंदा या लखवीर सिंह लिंडा के मॉड्यूल से जुड़े हुए क्रिमिनल एलिमेंट्स के जरिए पाकिस्तान से होके, सरहद पार से होके इंडिया में आए हैं। खालिस्तानी विचारधारा के गैंगस्टर टर्न्ड आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा लखवीर सिंह लंडा से हथियार मंगवा के, पाकिस्तान के जरिए हथियार मंगवाकर भारत में आपराधिक वारदातों को अंजाम कौन दे? लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़। रॉकेट लॉन्चर हमले इंटेलिजेंस ब्यूरो पर करवाने वाले मॉड्यूल किसके हों? लॉरेंस बिश्नोई के। सिद्धू मूसेवाला को उन्हीं हथियार जो कि हरविंदर रिंदा से मंगवाए गए हों, उससे असैसिनेट किया जाए, उसको असैसिनेट करवाने वाला गोल्डी बराड़ हो,
और लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल से बैठ के इस पूरी की पूरी साजिश को ओवरसी करता रहा, उसको देशभक्त कौन बताए? मेजर गौरव आर्या। अपने आप में हैरानी की बात है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की चार्जशीट साफ करती है कि इनके तार जो थे आपस में जुड़े हुए थे। हरविंदर रिंदा, लखवीर लंडा, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़। और मेरे इस चैनल पर जितने के इंटरव्यू हुए हैं, जिन्होंने नहीं देखे वो देख लें कि उन इंटरव्यूज में तो गोल्डी बराड़ और लखवीर लंडे के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, लेकिन वो भी एक आतंकी है जो कि काफी सक्रिय रहा है। तो इन लोगों को आप इकट्ठा इन सिंक काम करते हुए देख रहे हो। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी चार्जशीट में कह रही हो कि ये लोग तो प्रो खालिस्तान एलिमेंट के साथ मिलकर देश में आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, अपना क्रिमिनल नेक्सस नेटवर्क चला रहे हैं, और चर्चित यूट्यूबर लॉरेंस बिश्नोई को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हो। क्या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, देश की प्रीमियर जांच एजेंसी की इस चार्जशीट में दिए गए तथ्यों को इन मेजर साहब ने जानना मुनासिब नहीं समझा? इस कॉन्ट्राडिक्शन और विरोधाभास को वो कैसे जस्टिफाई करते हैं? और ये कह देना कि खालिस्तानी लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं। एनआईए कह रही है कि खालिस्तानी और लॉरेंस बिश्नोई इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं और आपराधिक वारदातों को देश में अंजाम दिला रहे हैं। और मेजर साहब और ऐसे बहुत से यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर जो कि किन इशारों पर नाचते हैं, किन इशारों पर काम करते हैं, मुझे इस चीज के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, कोई इल्म नहीं, ना ही मैंने इस गहराई में कभी जाने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरीके का नैरेटिव पैडल करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, उससे साफ है बात अगर इन एजेंसियों का महिमा मंडन करने तक सीमित रही होती तो शायद ठीक रहती, लेकिन आपने क्रिमिनल एलिमेंट्स को भी इन एजेंसियों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक हफ्ता पहले आया एक ऐसा वीडियो है जिसमें इन जनाब जो ऐसे एक इन्फ्लुएंसर हैं, एक सोशल मीडिया हैंडल्स, एक चैनल चलाते हैं, एक डिप्टी एडिटर भी एक नेशनल चैनल के हैं, उनके द्वारा यानी कि मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या के द्वारा एक सलाह दी गई भारतीय एजेंसियों को। यह कहा गया कि भाड़े पर 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन डॉलर दिया जाए, सैन फ्रांसिस्को का माफिया अंडरवर्ल्ड हायर किया जाए। अमेरिका के सारे शहरों में माफिया ऑपरेट करता है, मेजर साहब को इस चीज का अच्छी तरह अंदाजा है, इल्म है। सैन फ्रांसिस्को में जो भी खालिस्तानी सर उठाता है उसको पकड़ा जाए, धरा जाए, उस पर हिंसा की जाए। इशारा बिल्कुल साफ है कि भारतीय एजेंसियां भारत का काउंटर टेररिज्म ढांचा, पूरा का पूरा मैकेनिज्म, भारत की खुफिया एजेंसियां, उनके अंडर कवर एजेंट, ऑपरेटिव सारे के सारे नपुंसक हो चुके हैं, वो असक्षम हो चुके हैं, और अब उनको खालिस्तानी नैरेटिव और खालिस्तानी ऑपरेटिव्स को काउंटर करने के लिए अंडरवर्ल्ड का, देशी और विदेशी माफिया का सहारा लेना पड़ेगा। ये मैसेज इस तरीके के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अपने प्लेटफॉर्म से बादस्तूर दे रहे हैं। इनको रोकने वाला कोई नहीं, इनको टोकने वाला कोई नहीं। जितनी भी जानकारियां ये पब्लिक डोमेन में दे रहे हैं, इस चीज को संदर्भ बना के कि जो भी विदेशों में आपराधिक घटनाओं में, मैं सरी में उस वक्त, सरी में हरदीप निज्जर को कुछ हफ्ते पहले गोलियां मारी जाती हैं, और नैरेटिव यह बनाया इन लोगों के द्वारा जा रहा है कि हरदीप निज्जर सहित बहुत से और जो लोग और खालिस्तानी लीडर अलग अलग मुल्कों में मारे गए या उनकी कैंसर से मौत हुई, उसके पीछे किसी न किसी भारतीय एजेंसी का काम था। वो एक अलग बात है कि यहां पर बहुत से ऐसे खालिस्तानी समर्थक भी बैठे हैं जो कि डायरेक्टली भारत की एजेंसियों को ही इन घटनाओं या वारदातों के पीछे की शक्तियों के रूप में पहचानते हैं, उनको चिन्हित करते हैं। लेकिन चाहे खालिस्तान के पक्ष में बोलने वाले या खालिस्तान के खिलाफ इस तरीके का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करने वाले ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, किसी को ये हक नहीं है कि हो रही आपराधिक वारदातों के संदर्भ में, यानी कि उन घटनाओं के संदर्भ में जिनकी जांच इस वक्त कनाडा में या किसी भी और मुल्क में नहीं हो रही तो एक अलग बात है, लेकिन जहां पे जांच हो रही है, जब तक उस जांच को पूरा नहीं कर लिया जाता या इस चीज के पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते कि इन घटनाओं के पीछे कौन हो सकता है, तब तक भारतीय एजेंसियों को इन घटनाओं का एक कारण इंसिनुएट करना, एक तो होता है ना कि कहना, एक तरफ इल्जाम लग रहा है, दूसरी तरफ इंसिनुएशन है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर भारतीय एजेंसियों ने यह सब कुछ करवाया है और अगर वो इस चीज को कभी कबूल नहीं करेंगे, और जब एजेंसियां कोई भी वारदात को करवाती हैं तो ना तो किसी देश में वो जांच आज तक कंक्लूड हो पाई है, ना ही कभी ये चीजें साबित हो पाई हैं, उसी तरीके से अगर ये वारदातें, ये घटनाएं भारतीय एजेंसियों का कारनामा है तो कभी भी ये साबित नहीं हो पाएगा। ये या तो इल्जाम रह जाएंगे या फिर इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, एक भीड़ को, एक रेबल को राउज करने तक और नैरेटिव खड़ा करने तक की जो कवायद है, वहां तक ये पूरी की पूरी बात महदूद रहेगी। सवाल ये खड़ा होता है कि जब भी ऐसी कोई आपराधिक वारदात होती है, उस मामले की गहराई तक पहुंचना, उस मामले की जांच करना हर
हर कोई वारदात, चाहे वो किसी खालिस्तानी नेता को मारा गया हो, चाहे वो किसी क्रिमिनल को मारा गया हो, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हो, एक अपराध है, एक क्राइम है। उस अपराध और उस क्राइम को डिटेक्ट करना और उसके पीछे की ताकतों को, उसके पीछे के अंसरों को, एलिमेंट्स को, शक्तियों को पहचानना, असल के जो दोषी हैं उनको पकड़ना और उनको काबू करना एक क्राइम डिटेक्शन का मुख्य मकसद होना चाहिए। इस तरीके की इंसिनुएशंस और नैरेटिव बिल्ड करना उन लोगों के लिए तो ठीक है जो कि अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, चाहे मेजर गौरव या पवनीत सिंह जैसे लोग हों जिनका नैरेटिव बिक रहा है। ऐसे लोगों की गिनती जो कि ऐसे नैरेटिव को खरीदना चाहते हैं, ऐसे नैरेटिव पर विश्वास करना चाहते हैं, ऐसे नैरेटिव का प्रचार करना चाहते हैं, चाहे वो खालिस्तान के पक्ष में हो या फिर खालिस्तान के विरोध में हो, उनकी गिनती कुछ सैकड़ों हजारों में नहीं बल्कि लाखों करोड़ों में है। यही कारण है कि दोनों पक्ष के जो नैरेटिव है उनको लाखों और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज मिल जाते हैं, इस चीज की परवाह किए बगैर कि ये लोग जितनी बात कर रहे हैं वो कितनी तर्कसंगत है, उसमें फैक्ट कितना है। और सबसे बड़ा फायदा ऐसे लोगों की इस उल जुलूल जो स्टेटमेंट्स इनके द्वारा या रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं, सबसे ज्यादा फायदा होता है उन जांच एजेंसियों के अफसरों को। एजेंसियों द्वारा कभी भी इस चीज को डिनाई नहीं किया जाता और एजेंसियों के लिए ये पूरा का पूरा नैरेटिव उनको सूट करता है, क्योंकि कभी किसी विश्वस्त सूत्र के द्वारा अगर ये दावा कर दिया जाए, किसी जिम्मेवार सूत्र के द्वारा ये दावा कर दिया जाए कि एजेंसी ने ब्रिटेन में, इंग्लैंड में किसी अस्पताल में जहर अवतार सिंह कांडा को दिलवाया या फिर हरदीप सिंह निज्जर को सरी में गोली मरवाई, अगर ये चीजें प्रमाणिक ढंग से स्थापित की जाएं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आधिकारिक स्तर पर इस चीज को रिबट किया जाएगा, इस चीज का खंडन किया जाएगा, इन बातों, इन तथ्यों का विरोध किया जाएगा। लेकिन इन लोगों को जो कि पब्लिक डोमेन पर ऐसी बातें खुल के कर रहे हैं, इनको ना तो रोका जाता है, ना ही इनके यूट्यूब चैनल्स, ना इनके सोशल मीडिया चैनल्स पर कोई अंकुश लगाने की बात की जाती है, और ना ही इनको फैक्ट चेक के जरिए या फैक्चुअल जैसे कहता है कि कॉन्ट्राडिक्शन के जरिए कोई अधिकारी रोकने की कोशिश करता है। अगर कोई भी गलत बात हम किसी व्यक्ति के संदर्भ में, किसी घटना के संदर्भ में अपने YouTube चैनल से करते हैं तो विद इन आवर्स उस चीज को करेक्ट करने के लिए हमें या तो लोग फोन करके बता देते हैं, या लोग इवन सिर्फ उसमें लोग शामिल नहीं होते, अधिकारियों से लेके हर लेवल तक फीडबैक इंस्टेंटली मिलती है कि आप ये चीज गलत बोल रहे हैं, इस तरीके से एक बात नहीं है, और अगर वो चीज दुरुस्त होती है तो हमें उसको करेक्ट करना होता है। लेकिन इन लोगों के संदर्भ में एक ऐसे ग्रे एरिया में ये लोग खेल रहे हैं, एक ऐसा नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं जिसको ना तो कोई कंडेम करने वाला, ना कोई डिनाई करने वाला है। घट रही ऐसी घटनाओं और वारदातों के पीछे बहुत से और फैक्टर हो सकते हैं, बहुत से और कारण हो सकते हैं, रंजिशें हो सकती हैं, स्थानीय बहुत लेवल की दुश्मनियां हो सकती हैं, लेकिन उन सभी के सभी फैक्टर्स को जांच और पड़ताल करने वाली तफ्तीशिया एजेंसियों पर जब इस तरीके का दबाव पड़ता है, जब नॉन स्टेट एक्टर्स द्वारा, भारतीय एजेंसियों द्वारा या किसी भी देश की खुफिया एजेंसियों द्वारा ऐसी किसी भी वारदात या घटना के बाद उनके सर पे सेहरा बांध दिया जाता है, तो उनके अपने क्वार्टर्स या हलकों में तो वो एक तरक्की का एक सबब होता है, विषय होता है, लेकिन असल में जो तफ्तीश होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसको हमेशा नुकसान होता है। सच्चाई पर, मामले की गहराई तक पहुंचने की जो कोशिश होती है, वो कोशिश कहीं ना कहीं उस पर ना सिर्फ असर पड़ता है बल्कि एक बहुत बड़ा दबाव भी रहता है। सो इन नैरेटिव्स के चलते बात कहीं पहुंचती नहीं है, और इसी तरीके से एक प्रेशर के तहत ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ती हैं और यूजुअली इनकंक्लूसिव साबित होती हैं। ये चीज हर केस में देखी गई, इंक्लूडिंग सिद्धू मूसेवाला के केस में, जिसमें अभी भी एक नैरेटिव बिल्ड होता है कि स्टेट की एजेंसियों ने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया। सो इस तरीके की जो बातचीत है, और खास करके मैं आज के इस वीडियो में इन इन्फ्लुएंसर्स की क्रिमिनल्स के साथ लॉरेंस बिश्नोई का महिमा मंडन, उसको देशभक्त दिखाना, एनआईए द्वारा चार्जशीट में उसको प्रो खालिस्तानी दर्शाना, और उसके बाद सैन फ्रांसिस्को के अंडरवर्ल्ड और माफिया से मदद लेके खालिस्तानियों को न्यूट्रलाइज करवाना या उनको काबू में रखने की कोशिश करने की ऐसी सलाहें देना, जांच एजेंसियां, भारत की खुफिया तंत्र, काउंटर इंटेलिजेंस या काउंटर टेररिज्म जो एक ढांचा है, वो इन बातों को क्यों गंभीरता से नहीं लेता? या तो वो इन चीजों को मजाक समझकर पास ऑफ कर देते हैं, लेकिन बात सिर्फ यहां तक नहीं है। सिर्फ ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के इस मजाक को ही क्यों लाइटली लिया जाता है? अगर कोई और यूट्यूबर, कोई और इन्फ्लुएंसर या कोई और पत्रकार जब ऐसी बात करे तो उसके ऊपर क्यों बंदिशें लगा दी जाती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। रही बात खालिस्तान की और खालिस्तानी नैरेटिव की, मैंने आपको पहले बताया इस वीडियो में कि मैं खालिस्तान की हिमायत में कभी नहीं हूं और एक क्रिटिक रहा हूं खालिस्तान का। लेकिन आपको बता दूं कि जब पंजाब में आतंकवाद का या खाड़कूवाद का एक दौर था, बहुत कुछ हुआ है पंजाब में, बहुत कुछ। इनफैक्ट आप अगर कहेंगे कि ब्लू स्टार ऑपरेशन है, उससे पहले संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला, सिर्फ बात वहां तक नहीं है, बल्कि 1985 और 86 के बाद के जो 7, 8, 9 साल थे पंजाब में,
असल में पंजाब में आतंकवाद या खाड़कूवाद उस वक्त में देखा गया, और यही वो समय था जबकि पंजाब में मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। मानव अधिकारों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन जिस स्तर पर पंजाब में हुआ उस स्तर पर शायद ही कहीं हुआ हो। सो वो जनरेशंस जो कि हजारों लाखों की गिनती में उस समय विस्थापित होकर अपने घर बार को छोड़कर विदेशों में रहने पर मजबूर हो, और उनकी पीढ़ियां आज खालिस्तान के झंडे लेकर भारत के खिलाफ या पंजाब की सरकारों के खिलाफ बात कर रही हो, उन लोगों को आपने इतने दशकों तक कोई क्लोजर देने की कोशिश ना की हो, उन मानवाधिकार उल्लंघन के लिए लोगों को सजाएं ना दी गई हो, क्लोजर कोई आ ना पाया हो, उन चर्चाओं को वहीं पे छोड़ दिया गया हो, उन स्थितियों में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग खालिस्तान के झंडे हाथ में लेकर नहीं घूमेंगे तो और क्या करेंगे। सो ऐसे लोग या मेजर गौरव आर्य जैसे लोग या फिर पवनीत जैसे लोग, देशभक्ति तो हमें भी इन लोगों से कम नहीं है। मैं तो कहता हूं कि मैं भी भारत और हिंदुस्तान के प्रति और उसकी अखंडता एकता के प्रति इनसे ज्यादा प्रतिबद्ध हूं और वचनबद्ध हूं कि हम लोग भारत की अखंडता में विश्वास करते हैं, भारत में विश्वास करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खालिस्तानियों को हमेशा क्रिमिनल नजर से देखो। उन लोगों के दर्द, उन लोगों के जो जख्म हैं, आपने उनको कभी देखने की कोशिश ना की हो। आपके इन प्लेटफॉर्म्स पर कभी मानव अधिकारों के उल्लंघन का जिक्र ना हो। आपके इन प्लेटफॉर्म्स पर कभी जो जुल्म पंजाब के लोगों पर हुए, जिन अधिकारियों ने, जिन अफसरों ने वो तशद्दुद की हो, उनके नॉन स्टेट एजेंट्स ने जो वारदातों को अंजाम दिया, उस दौर में भी बहुत से लोगों ने अपनी व्यक्तिगत रंजिशें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब में अलगाववाद का जब एक दौर था उसमें बहुत सी ऐसी वारदातें हुआ करती थी जिसमें कि अपने शरीकों को, अपने किसी न किसी दुश्मन को, अपनी व्यक्तिगत जो दुश्मनी होती थी उसको पूरा करने के लिए किसी जमीन झगड़े जायदाद के चक्कर में मरवा दिया जाता था, और इस तरीके की व्यक्तिगत जो दुश्मनियां निकालकर उनको आपराधिक या आतंकवादी वारदातों के रूप में लेबल कर दिया जाता था। तो ये पंजाब का इतिहास है जिसको आपने अपने इन प्लेटफॉर्म्स पे बताया नहीं। मैं तो खुद खालिस्तान का समर्थक नहीं रहा हूं, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है एक संदर्भ को, एक पर्सपेक्टिव को बिल्ड करने का। आप जिस नैरेटिव को खड़ा करना या पैडल करना चाह रहे हो उसको सारी दुनिया अच्छी तरह समझती है। जो लोग उसको खरीदना चाहते हैं या जो लोग उसके हिमायती हैं, उनको इस तरीके का नैरेटिव मुबारक हो। लेकिन आप अपनी ना तो देश के लिए, ना ही अपने देश की जांच एजेंसियों के लिए, ना ही इंसाफ के हक में कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके लिए आपको शाबाशी दी जाए। तो ये जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज आप बटोरते हो इस तरीके की जहरीली बातें करके, आपको मुबारक हो। ये देश के हित में नहीं है, सामाजिक हमारा जो भाईचारा है उसके हित में नहीं है। इन चीजों से गुरेज करने की जरूरत है। अगर आपके पल्ले कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन है, किसी जांच एजेंसी, किसी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की आपको जानकारी है, तो आप कृपया करके विश्वस्त तरीके से उसको लोगों के सामने रखिए। ये इंसिनुएशंस ना दीजिए। कोई पुख्ता या प्रमाणिक ऑपरेशन की जानकारी जिस दिन आपके पास हो उसको जरूर साझा कीजिए। हम आपकी रिपोर्ट को कोट करेंगे, हम भी आपकी रिपोर्ट की एकाग्रता में रिपोर्ट बनाकर प्रसारित करेंगे और बाकायदा आपका नाम लेकर बताएंगे कि इन जनाब ने पक्का बोला तो ये बात हुई। जिस तरीके से हम भी करते हैं ना, हमने भी बहुत एक खबर डिलीवर की कि भी सिद्धू मूसेवाला को फलां बंदे ने मारा, उसने हमें इंटरव्यू करके बताया, और वो चीज इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज द्वारा आज तक सही पाई गई है। तो आप भी ऐसा कुछ कीजिए ना। आप अगर इन वारदातों के संदर्भ में सिर्फ संशय भरी जानकारी, आधी अधूरी जानकारी, जिससे कि लोगों के मन में विचार आए, सिर्फ विचार आए, कभी उन बातों की तस्दीक ना हो पाए, उन बातों की पुष्टि ना हो पाए, अगर ऐसी ही कहानियां आपको अपने प्लेटफॉर्म से सुनानी है, वो मुझे लगता है कि बहुत दुखद है, बहुत ही चिंताजनक भी है, क्योंकि हमारे सामाजिक भाईचारे को भी इस तरीके का जहरीला दुष्प्रचार है वो नुकसान पहुंचाता है। और मेरी जाते जाते इस वीडियो में विनती ये है कि भारतीय एजेंसियां, भारत का काउंटर टेररिज्म ढांचा, चाहे वो रॉ हो, आईबी हो या फिर एनआईए जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हो, कम से कम संज्ञान जरूर इन यूट्यूबर्स के कंटेंट का ले। मुझे पता है कि हमारा संज्ञान तो वो हम इनसे पहले ले लेंगे, और अगर कोई आपत्ति होगी तो हमारे कंटेंट पर पहले होगी। लेकिन ये जरूर ध्यान में रखा जाए कि एनआईए जैसी एजेंसी जो अदालत में चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई को प्रो खालिस्तानी बता रही है, उसको ये लोग अपना रोल मॉडल और देशभक्त स्थापित करना चाह रहे हैं। ऐसे लोग जो अपने प्लेटफॉर्म से सैन फ्रांसिस्को के माफिया से काम लेने की बात भारतीय एजेंसियों को कहते हैं, उनको सलाहें देते हैं, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए या उनको किस तरीके की अकल देने की जरूरत भारतीय एजेंसियों को है, ये भारतीय एजेंसियों पर ही छोड़ते हैं। इसी बात के साथ, इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को देता हूं विराम। हिंदी में था वीडियो, साढ़े पंजाबी लोगों ਨੂੰ या साढ़े पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, लेकिन मैं इस वीडियो ਦੀ ਰੀਚ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, क्योंकि ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ बहुत से अजिहे लोगों तक पहुंचनी जरूरी सी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपकी फीडबैक हो, कोई आपके कमेंट्स हो, आप जरूर कमेंट सेक्शन में
शब्दों और भाषा की मर्यादा में रहते हुए लिखें तो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।